हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन एक्स। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन एक्स में हम बात कर चुके थे P0x, P1x, P2x की, और आज हम और P3x की भी बात कर चुके थे, P0x, P1x, P2x, P3x। ठीक है, हम बात कर चुके हैं 4 लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स की। आज हम करेंगे P4x जो कि लास्ट है। ठीक है, एक P5x मेरे को आपको बताना है कि कितना होगा, है ना। मेरे को ध्यान नहीं रहती दिन में, मेरे को जैसे ही किसी दिन ध्यान आती है मैं वैसे ही उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगी, है ना। आप बेफिक्र रहो। अब देखिए आप कल ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट अगर मिस हो गए हैं तो वो वीडियो को आप रिप्ले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पता है आपको सारा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मैंने आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देने के लिए बोला है कि किसी भी ग्राफ को प्लॉट करना हो तो एक तो ये ध्यान दो कि आपके जो भी है इक्वेशन, है ना, उसमें सारी x और y को मल्टीप्लाई करने पर अगर वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो फिर 0 से यानी कि ओरिजिन से पास होगा। जैसे हमारा ये P3x था, इसमें x 0 कम्प्लीटली कर दिया तो ये 0 था, तो हमने कहा था कि कवर विल पास थ्रू ओरिजिन। पहली बात। दूसरी बात ये कि कर्व एक्सिस को कहाँ पर काटेगा। जैसे हमें पता लगाना है एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रख दो। हमें पता लगाना है एक्स वाई एक्सिस पर कहाँ काटेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दो। ठीक है। तीसरी बात, मैक्सिमा या मिनिमा। क्या कोई भी कर्व की इक्वेशन मुझे दे रखी है तो उसमें कोई मैक्सिमा या मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट या कोई निम्निष्ट है। उच्चिष्ट निम्निष्ट की कंडीशन आप जानते ही हो, निकाल लो। ठीक है, उससे आपको कर्व की शेप क्या होगी उसका अंदाज़ा हो जाएगा, और ये सफिशियंट है किसी भी कर्व की शेप पता करने के लिए। ठीक है, कोई और डाउट भी रह गए होंगे तो अभी मैं P4x में सारे प्रोसीजर रिपीट करने वाली हूँ तो आपको और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। P4x P4x का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास। P4x है हमारे पास 1/3 35x⁴ माइनस 30x² प्लस 3, यही है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि इस कर्व की शेप क्या होगी। समझ में आ गई। सबसे पहले 0 पॉइंट, फर्स्ट प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका, 0 पॉइंट एट x = 0, है ना। P4x कितना आएगा, x बराबर 0 यहाँ रखो, x बराबर 0 यहाँ रखो, यही है ना एक्सप्रेशन 1/3 35। हाँ ठीक है। ठीक है, तो P4x कितना आएगा, यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, 3 बचेगा। P4x की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, यानी कि ये 1/3 नहीं 1/8 है ना। ये इसमें गड़बड़ कर रखी है, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। ये भाई मुझे तो ऐसा ही ध्यान है कि ये 1/8 आता है ना। अभी मैंने 2 जगह कंफर्म किया, कहीं 1/2 कहीं 1/3 लिख रखा है, तो मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है, बट मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये 1/8 आता है। ठीक है, और मैं कंफर्म कर लूँगी इसको, फिर आपको बता दूँगी। तो वैल्यू कितनी आती है, 3/8। ठीक है, श्योर हूँ 90% तो मैं श्योर हूँ कि 3/8 ही आता है। ठीक है, चलो अब जो हमारे पास x को 0 करने पर वैल्यू आई है वो मतलब इतना तो श्योर हो गया कि कर्व विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, है ना। ओरिजिन से पास नहीं होगा। हमें ये पता चल गया कि वो y एक्सिस को कहाँ काटेगा, क्योंकि y एक्सिस को कहाँ काटेगा ये पता लगता है x कोऑर्डिनेट को 0 रखने पर, और x को 0 करने पर मेरे पास वैल्यू आ रही है 3/8। इसका मतलब कर्व y एक्सिस को किधर इंटरसेक्ट करेगा, 3/8 पर। 3/8 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 8 या 24, तो 0.3 से कुछ ऊपर होगी, है ना। तो 1 तो यहाँ है तो 0.5 से नीचे आएगा, 0.5 यहाँ है, 0.3 यहाँ कोई पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 3/8। तो कर्व यहाँ कहीं कट करेगा, इतना मुझे अंदाज़ा हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि क्या कर्व एक्स एक्सिस को कहीं काटता है या नहीं काटता। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काटेगा या मैं पहले पता लगा लेती हूँ मिनिमम मैक्सिमा, तो उससे और अंदाज़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड आपका स्टेप होगा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, पता करो तो ज़रा मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलेगा।
क्या करोगे, सबसे पहले dp4/dx को ज़ीरो करोगे, कितना डिफरेंशिएशन होगा इसका, डिफरेंशिएशन बताओ, 1/8 है ना, इसका कितना हो गया, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 2 14, x³ माइनस 60x, उसका ज़ीरो हो गया, इसी को ये ज़ीरो में चला जाएगा अपना, है ना। तो x कॉमन ले लो, और कितना कॉमन ले लूँ मैं इसमें, जैसे तो नहीं कटेगा, है ना, चलो कोई नहीं, आप ले लो कॉमन, x कॉमन ले लो फिलहाल, तो कितना आएगा, ठीक है, आप कॉमन ले लो, 4 ले लो कॉमन, हाँ 4 ले लो, 4 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, है ना, x² माइनस 15 चौका 60 होता है ना, इज इक्वल्स टू 0, 4x ज़ीरो में चला जाएगा, तो x² आपके पास आएगा 15/35, है ना। तो पॉइंट क्या आएंगे आपके पास, x इज इक्वल्स टू 5 तिया 15, 5 7 35 प्लस माइनस √3/7, ठीक है, ये पॉइंट आ गए। इसका मतलब अब इसमें एक मैक्सिमा एक मिनिमा होगा, तो क्या करोगे आप, पहले x इज इक्वल्स टू प्लस √3/7 पर चेक कर लो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो इसको, है ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो 1/8, 14 तिया 42, x² माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है है ना, 12 कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन ले लो, 12 24 बातें 36 और 12 पंजे 60, x² माइनस 12 पंजे 60, ठीक है, फिर ये अच्छा ज़ीरो नहीं रखना ना अभी, तो ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, ये वैल्यू यहाँ रखो आप, किसको 35, x² मतलब इसका स्क्वायर रखो, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, इतना पता चल गया, कितना भी आए वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, जब मैं x बराबर प्लस √3/7 रखूँगी यहाँ पर, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, है ना, 3/7 रखेंगे अपन, ठीक है, -5, ये जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू प्लस √3/7 क्या है, मिनिमा। लेकिन आप एक चीज़ गौर की आपने कि दूसरी बार जब मैं x बराबर माइनस √3/7 रखूँगी तो यहीं रखूँगी, है ना, तो माइनस का तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो भी मुझे क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव ही वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इसमें दो मिनिमा है, समझ में आ गई। तो एट x इज इक्वल्स टू √3/7 और एट x इज इक्वल्स टू माइनस √3/7 जो d2p4/dx² है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, दिख रहा है ना, यहाँ पे x² है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर करो नेगेटिव का मिलेगी तो पॉजिटिव ही, ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस √3/7 इज ऑल्सो मिनिमा, यानी कि इसमें दो मिनिमा है, यानी कि कर्व की शक्ल थोड़ी सी अंदाजा हो रहा है, कर्व जो है यहाँ तो इसका माउंट आया है, माउंट मतलब यहाँ से तो ये उठा हुआ होगा, फिर x की वैल्यू √3/7 है ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर इसको क्या मिल रहा है, मिनिमा। अब आप कैलकुलेट करना ये √3/7 कितना होता है, एक से तो कम ही होता है ऑब्वियस सी बात है, पर ये कितना कम होता है ना, तो ये लगभग 0.5 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ आएगा, समझ में आ गई, लगभग लगभग, है ना। अब आप देखो एक चीज़ आप करना, आप ये पता लगाना कि x इज इक्वल्स टू प्लस √3/7 और माइनस √3/7 पर p4x की वैल्यू क्या है, तभी, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ तो इसका मतलब यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू और यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे पता लग जाएगा कि y कोऑर्डिनेट कितना है, यानी कि ये p4x वाला टर्म कितनी है, समझ में आ गई। आप कैलकुलेट करना, आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू प्लस √3/7 है ना, प्लस माइनस दोनों को रखना, एंड गेट p4x कितना होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना होगा। अब देखो ग्राफ कैसा आता है, एक मिनिमा दूसरा मिनिमा, ठीक है, और ये ऊपर जाता है फिर ऐसे और इधर ऊपर जाता है, दिख रहा है आपको ग्राफ, ये वाला, ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, मेरे तो छोटे बड़े हो गए, आप इक्वल बनाना, समझ में आ गई। तो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये है आपका p4x, पेपर में ऐसा नहीं बनाना है, ये तो अब ये तो टीचर का तरीका होता है इस तरीके से समझाने का, आप जब एग्ज़ाम उसको समझाओगे एग्जामिनर को तो कैसे समझाओगे, वहाँ आप अलग अलग बनाना सब, मान लो पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि प्लॉट कर्व
फॉर P2x एंड P4x। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए P2x कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर आप इधर बनाओगे, है ना, इधर x और इधर P2x ही लो सीधा। तो ये कर्व स्पेशली P2x के लिए हो गया। तो P2x का कर्व कौन सा मिला था हमें, P2x का मिला था हमें ये वाला, हाँ ये वाला, है ना, ऐसे वाला। तो आप ऐसे बनाओगे, पूरा ऐसे दिखाओगे। तो ये किसको शो कर रहा है, P2x को शो कर रहा है। अब इसमें तो मैंने P0x, P1x, P2, P3, P4 सब बताए हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसे आप नहीं बना पाओगे, खिचड़ी बना दोगे। इससे अच्छा ये है कि आप अलग अलग बताओ, पेपर में अलग ही बताओ, है ना। यही तरीका होता है, एग्जाम का तरीका यही होता है। आपसे कोई पूछे P4x की पूछ लिया, तो P4x की शेप अभी बताइए मैंने आपको, ऐसे मिलता है ये कर्व। समझ में आ गई आपको, इस तरीके का मिला। P3x का कैसे मिला था, P3x का हमें ऐसे मिला था, कल ही निकाली थी हमने। P3x की वैल्यू इस तरीके से मिली थी, ओरिजिन से पास हो रहा था, सॉरी ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे जा कर के, ये नहीं है, ये ओरिजिन से पास हुआ था, ये P3x था। आप इस वाले कर्व का हर एक पॉइंट निकाल सकते हो। आप ये निकाल सकते हो ये कितना है, आप ये भी निकाल सकते हो ये कितना है, ये तो है ही 0, आप ये भी निकाल सकते हो, आप ये भी निकाल सकते हो, सब चीज़ निकाल। आप ग्राफिकल माइंड होना चाहिए ना आपका। ये निकालने के लिए आपको y = 0 यानी कि P3x = 0 करना पड़ेगा, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर इसको इधर जीरो करोगे तो 2 पॉइंट आएंगे ऑटोमेटिकली, एक इसको बताएगा नेगेटिव, एक इसको बताएगा पॉजिटिव को। आपको ये पॉइंट पता करना है, तो आपको ये पॉइंट तो पता होगा ही x का। तो x पता है, तो जो एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू रख दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी P3x की, इसकी आ जाएगी, यहाँ रखोगे तो इसकी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये ग्राफिकल माइंड होना चाहिए, आप किसी भी कर्व के हर पॉइंट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो तरीका क्या रहेगा आपका, सबसे पहले 0 पॉइंट पता करोगे, है ना, पता लग जाएगा ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये पता चल जाएगा x 0 किया है हमने तो y पता चल गया, मतलब कर्व y एक्सिस को कहाँ काटेगा, 3/8 पर काटेगा। फिर मैक्सिमम मिनिमम पता कर लो, उससे आपको आधी से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कि कर्व कैसा होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और उसके बाद आप ये पता लगा सकते हो, जैसे ये वाली चीज़ मैंने बोली ना आपको, फाइंड करो P4x, तो x एक्सिस अगर ये पॉइंट है तो y के पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। खुद से करो, जितना मैंने आपको समझाया है ना, कॉपी लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो, सारे एक्सप्रेशन लेकर बैठो, P0, P1, P2, P3, P4 के, और जो जो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहा है मैंने स्टेप बाय स्टेप, वो फॉलो करो। देखो तो आप खुद से ना बना लो तो कर, खुद बना लोगे आप, पर कोशिश करो अपना हाथ चलाओ, अपना दिमाग चलाओ। प्रोसीजर आपके पास है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो, मैम ये मेरे को एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया, आप मेरे को रिपीट करो। वो तो सीखने का मेथड यही होता है। समझ में आ गई। कल हम शुरू करेंगे नई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि अब शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल हम शुरू करेंगे बेसल डिफरेंशियल, ये कंप्लीट हो गई आपकी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड स्पेशल इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, जो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हमने, ठीक है, सॉल्व किया ना पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। नंबर 2 रॉडरिंग फार्मूला फाइंड आउट किया, ठीक है। रॉडरिंग फार्मूले के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया जनरेटिंग फंक्शन। दिस इज एनालिसिस मेथड। अब जो मैं ये कर रही हूँ ना, वो दिमाग में एनालिसिस करो, किसके बाद क्या था, किसके बाद क्या था, इससे चीज़ें क्लियर होती हैं, टॉपिक में कन्फ्यूज़न नहीं होता, एग्जाम में कन्फ्यूज़न नहीं होता कि किस में क्या था। क्योंकि आधे से ज़्यादा एग्जाम में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि 5 यूनिट एक साथ होती है, समझ में नहीं आता, फिर पेज याद कर रहे, रजिस्टर में वो पेज था, उस पर ये था, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे याद करो। जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा। 4th हमने पढ़ा रिकरेंस रिलेशंस। फिर हमने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रही है बात, ये पढ़ा हमने। अब इसमें सुनो मेरी बात, सॉल्यूशन पूछा जाता है पर इसके चांसेस कम होते हैं। इंपॉर्टेंट है रोडरिंग फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा तो जनरेटिंग फंक्शन 1 - 2x + t² -½ ये तो पक्का पूछा जाएगा। रिकरेंसलेशन मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड, और ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में 5th और 6th बताए थे, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा वेरी इंपॉर्टेंट, कोई सा भी पूछा जा सकता है।
समझ में आ गई। तो ये है आपका, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ता है ये लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई। बेसल और इनमें चीज़ें कम हो जाएंगी, इजी होती जाएंगी, फटाफट हो जाएंगी, ठीक है। चलो खैर, बेसल का सोल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, वो आप कल ध्यान से देखना, ठीक है। तो कल शुरू करेंगे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।